वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इन्वायरमेंट एनसीईआरटी एससीएस की नोट स्टैंडर्ड बुक्स जितनी होती हैं वो पूरी हमने कवर करके एक पूरा टेस्ट 50 क्वेश्चन का बनाया है। पूरे इन्वायरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे आपके, जो कि लेखपाल के लिए, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, एमपी पीसीएस के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला है, इसमें बताना है कौन सा सही होगा। कह रहे हैं बायोम के बारे में है। जैवमंडल का स्थलीय भाग विशाल क्षेत्रों में विभाजित होता है जिसे बायोम कहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू इनॉर्मस रीजन इज कॉल्ड बायोम। आला किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान है, यानी जो नीच है इज द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच जंक्शन का एक क्षेत्र है, यानी इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा सही है। तो इकोटोन, नीक और बायोम तीनों यहाँ पे सही डेफिनेशन दी हुई हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी हैं। गलत बताना है। कह रहा है एनर्जी पिरामिड जो होता है, यानी ऊर्जा पिरामिड, ऊष्मा गतिकी की नियमों को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है, और प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा की हानि को दर्शाया जाता है, इसलिए पिरामिड हमेशा नीचे की ओर होता है। जैव संचय पर्यावरण से खाद्य श्रृंखला में प्रथम जीव तक प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि है, यानी बायो अक्यूमुलेशन इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन, इसका तात्पर्य प्रदूषकों की सांद्रता से है जब वे एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर तक जाते हैं। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई। तो आप देखेंगे एनर्जी का पिरामिड जो होता है हमेशा ऊपर की ओर होता है ना, क्योंकि कम फिर एनर्जी हमेशा कम होती चली जाती है, नीचे की ओर नहीं होता है, ऊपर की ओर होता है ये हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3 में गलत की पहचान करनी है। कार्बन जो है वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे में जाता है और फिर जानवरों में एवं श्वसन और मृत कार्बनिक पदार्थ के अपघटन की प्रक्रिया द्वारा यह वायुमंडल में वापस लौटता है। सभी प्रोटीनों के भार के अनुसार नाइट्रोजन लगभग 12% होती है। पौधे के द्वारा ग्रहण किए जाने से पहले नाइट्रोजन को स्थिर करने की आवश्यकता होती है, यानी उसे अमोनिया नाइट्राइड या नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। अमोनियम आयन को कुछ पौधों के द्वारा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में सीधे ग्रहण किया जा सकता है, या विशेष बैक्टीरिया के दो समूहों द्वारा नाइट्राइट या नाइट्रेट में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी प्रोटीनों के जो भार हैं इसके अनुसार आप देखेंगे तो नाइट्रोजन लगभग 16% होती है, ठीक है। नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट नियरली 16% बाय वेट ऑफ ऑल दी प्रोटीन्स। 4 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। आर्कटिक टुंड्रा ऑक्यूपाई द नदर्न फ्रिंग ऑफ कनाडा, यानी जो आर्कटिक टुंड्रा है ये कनाडा, अलास्का, यूरोपियन रशिया, साइबेरिया आइलैंड ये सब आते हैं। स्प्रूस, देवदार और चीड़ शंकुधारी वन जो है बोरियल वन की प्रमुख वनस्पति हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं और यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है। तो ये चारों ठीक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन शिवालिक हिल्स। उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ के जंगल शिवालिक पहाड़ियों, पश्चिमी और मध्य हिमालय, खासी, नागा और मणिपुर पहाड़ियों की खड़ी सूखी ढलानों में पाए जाते हैं। हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन लाहौल, किन्नौर, सिक्किम में पाए जाते हैं। भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस 2007 के अनुसार भारत के 69.6% भूमि क्षेत्र को शुष्क भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ कौन सा सही है। तो ये चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गलत की पहचान करनी है। वे जीव जो जड़ युक्त पौधे के तने और पत्तियों अथवा नीचे की मिट्टी के ऊपर उभरे पदार्थों से चिपके रहते हैं परिपात कहलाते हैं। नाइट्रोजन परीक्षण फसल पौधे के लिए आवश्यक उर्वरक की इष्टतम मात्रा का पता लगाने की एक तकनीक है। रेड टाइड ऐसी घटना का एक सामान्य नाम है जहां कुछ फाइटोप्लैंक्टन प्रजातियों में
रंग द्रव्य होते हैं और खिलते हैं, जैसे कि मानव आँख को पानी का रंग फीका लगता है। रेड टाइट की बात कर रहा है, नाइट्रोजन टेस्टिंग है और पेरीफाइटन है। तो यहाँ तीनों ठीक है, गलत कोई नहीं होगा। क्वेश्चन 17, इंडिया वेटलैंड कह रहा है 18.4% ऑक्यूपाई करे है कंट्री का एरिया, जो कि 60% अंडर पैडी कल्टीवेशन में आता है। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985-86 में लागू हुआ था। ओडिशा के भितरकनिका के मैनग्रोव वन, जो भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा है, विशिष्ट मैनग्रोव प्रजातियों की उच्च सांद्रता और उच्च आनुवंशिक विविधता का भंडार है। सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट 2010 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे भारत की आर्द्रभूमि 18.4% क्षेत्र में फैली है, पर यहाँ 70% पर धान की खेती होती है, ना कि 60 पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में गलत बताना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है फाइटोरेमेडिएशन, क्या फाइटोरेमेडिएशन मिट्टी और पानी से प्रदूषकों को हटाने के लिए पौधों का उपयोग है। जब सूक्ष्म जीवों को क्षरण को बढ़ाने के लिए किसी दूषित स्थल पर आयात किया जाता है, तो हमारी प्रक्रिया को बायो एगमेंटेशन के रूप में जाना जाता है। और पुट्रेसिबिलिटी हाइड्रोजन का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड स्मॉग और अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, और यह पेट्रोल, डीजल और कोयले सहित ईंधन जलाने से उत्पन्न होता है। तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो पुट्रेसिबिलिटी जो है ये ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ना कि हाइड्रोजन का। चलिए, ये एनसीईआरटी का दोस्तों हमारे कोर्स है, जिसको आप ले भी सकते हैं। एनसीईआरटी की अगर आप शुरुआत से पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए फैक्ट में डिटेल एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज समरी, नोट्स, वीडियो, क्विक रिवीजन के लिए आपको क्वेश्चन आंसर क्विज सब मिलेगा। पूरी प्रिपरेशन इससे आपकी पीसेज और आर की जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो एनसीईआरटीज़ का भी कोर्स आप ले सकते हैं इन नंबर पे कांटेक्ट करके, या पीसीएस 2026 की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन की तैयारी का ग्रुप चल रहा है। अभी एग्ज़ाम में बहुत समय है, पूरी तैयारी आपकी इसमें प्री के नोट्स, सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, क्विज, सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप चल रहे हैं। मेंस के भी पूरे आपको नोट्स मिलेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर मिलेगा। पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। 9 में गलत बताना है। कह रहा फाइटो एक्सट्रैक्शन, इंग्लिश ज़्यादा सही है। फाइटो एक्सट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एक्यूमुलेशन कंटेमिनेंट्स इनटू द रूट्स एंड अबव ग्राउंड शूट्स और लीव्स। यानी ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जड़ों और ज़मीन के ऊपर की टहनियों या पत्तियों में संदूषक जमा करते हैं। और दूसरा है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। ये मिट्टी, तलछट या पानी के कार्बनिक संदूषकों के अवशोषण और उनके अधिक स्थिर कम विषैले, कम गतिशील रूप में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तीसरा है फाइटो स्टेबलाइजेशन। एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधे संदूषित मिट्टी की गतिशीलता और प्रवास को कम करते हैं। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 10 में गलत की पहचान करनी है। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 1994 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी की गई थी, जिसने भारत में 29 श्रेणियों की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन को अनिवार्य बना दिया था। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य किसी परियोजना के प्रारंभिक नियोजन और डिज़ाइन चरणों के दौरान उससे जुड़ी संभावित पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करना, पूर्वानुमान लगाना और उनका समन करना है। भारत ने पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तीनों ठीक है, यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 11 में सही की पहचान करनी है। बोटैनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान से तात्पर्य विश्व के विभिन्न भागों से जीवित वृक्षों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों, लताओं और अन्य पौधों के वैज्ञानिक रूप से नियोजित संग्रह से है। जानवरों और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना इन सितु संरक्षण के रूप में जाना जाता है। उन क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता का संरक्षण करना जहां वे स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं एक्स सितु संरक्षण के रूप में जाना जाता है। जैविक विविधता के संरक्षण से खाद्य श्रृंखलाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक पारिस्थितिक विविधता का संरक्षण होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों ठीक हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन 12 में गलत बताना है। हरे अविभेदित पौधे
जड़, तना और पत्ती जैसे अंगों में अविभेदित जिनमें क्लोरोफिल होता है, शैवाल के रूप में जाने जाते हैं। क्लोरोफिल की पूर्ण अनुपस्थिति वाले गैर हरे गैर विभेदित पौधों को कवक कहा जाता है। बैक्टीरिया जो क्षयकारी जीवन रूपों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तीनों ठीक है ना, कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 13 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है। वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर ताप्ती नदी के दक्षिण में फैली एक पर्वत श्रृंखला है। दक्कन प्रायद्वीप इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा है, जो दक्षिणी और दक्षिण मध्य पठार के अधिकांश भाग को कवर करता है, जिसमें मुख्य रूप से पर्णपाती वनस्पतियाँ हैं। और टेरिडोफाइट्स में अच्छी तरह से विभेदित पौधे होते हैं, जिनमें जड़ें, तने और पत्तियाँ होती हैं। तो यहाँ भी तीनों ठीक है, गलत तो कोई नहीं होगा। क्वेश्चन 14 में सही बताना है। चीरू तिब्बत के ठंडे रेगिस्तान में पाया जाता है। गौर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा गोजातीय मूल निवासी है। ताकिन हिमालय पर्वत और पश्चिमी चीन के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। रेड पांडा सिक्किम और असम उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा सही है, तो ये चारों ठीक है। क्वेश्चन 15 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। मार्बल्ड कैट भारत में सिक्किम, दार्जिलिंग नम उष्ण कटिबंधीय वन में पाया जाता है। बारहसिंगा या दलदली हिरण उत्तरी और मध्य भारत और दक्षिण पश्चिमी नेपाल में अलग अलग इलाकों में पाया जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में पाया जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है, नहीं गलत पूछ रहा है, तो कोई गलत नहीं है। 16 में गलत बताना है आपको। जड़ी बूटी को ऐसे पौधों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका तना हमेशा हरा और कोमल रहता है तथा इसकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक नहीं होती है। झाड़ियों को एक लकड़ी वाले बारहमासी पौधों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अपने लगातार और लकड़ी वाले तने में एक बारहमासी जड़ी बूटी से भिन्न होता है। परजीवी एक ऐसा जीव है जो अपना कुछ या पूरा पोषण दूसरे जीवित जीव से लेता है। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 17 में गलत बताना है। कह रहा है एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो मेज़बान पौधे पर उगते हैं, लेकिन मेज़बान पौधे द्वारा पोषित नहीं होते हैं। अत्यधिक उच्च तापमान के कारण प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन के जमने के कारण पौधे की मृत्यु हो जाती है। विदेशी प्रजातियाँ जो देसी पौधों और जानवरों या जैविक विविधता के अन्य पहलुओं के लिए खतरा पैदा करती हैं, उन्हें विदेशी आक्रामक प्रजातियाँ कहा जाता है। तो यहाँ पे भी कोई नहीं गलत है, तीनों ठीक हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 18 देखते हैं, यहाँ भी गलत की पहचान करनी है। फाइटोप्लैंक्टन के विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक प्रमुख अकार्बनिक पोषक तत्व नाइट्रोजन और सल्फर है। फाइटोप्लैंक्टन वायुमंडल से महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपभोग है वो किया जाता है और कार्बन को फाइटोप्लैंक्टन में शामिल किया जाता है, जैसा कि कार्बन एक पेड़ की लकड़ी और पत्तियों में संग्रहित होता है। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा गलत है। तो यहाँ पे गलत है, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, यहाँ सल्फर नहीं होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है। क्वेश्चन 19 में सही की पहचान करनी है आपको। समुद्री शैवाल जो है मैक्रोस्कोपिक शैवाल है, जिसका अर्थ है कि उनमें जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे वास्तविक ऊतकों का कोई विभेदन नहीं होता। समुद्री शैवाल रेतीले या कीचड़ भरे तल वाले उथले तटीय पानी में उगती हैं और इसके लिए अपेक्षाकृत शांत क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। समुद्री शैवाल मनुष्यों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारा और पौधों के लिए उर्वरक के रूप में महत्वपूर्ण है। समुद्री शैवाल का उपयोग गंडमाला के उपचार, आंतों और पेट के विकार के लिए दवा के रूप में किया जाता है। तो यहाँ 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। समुद्री शैवाल नहीं होता, ये होता है सी ग्रास, है ना, या समुद्री घास कह सकते हो। 20 में देखते हैं गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। 1970 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने वन्यजीव संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1972 में वन्यजीव अधिनियम पारित हुआ था। वन्यजीव अधिनियम 1972 में प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार उन क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है जिन्हें पर्याप्त पारिस्थितिक, भू आकृति विज्ञान और प्राकृतिक महत्व का माना जाता है। वन्यजीव अभयारण्य किसी विशेष प्रजाति के लिए बनाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसी विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता है। तो यहाँ कौन सा गलत है मेरे भाई,
तीनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षण रिजर्व से संबंधित है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। यह राज्य सरकार के स्वामित्व वाला क्षेत्र है जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के समीप परिदृश्य, समुद्री दृश्य और जीव जंतुओं और वनस्पतियों के आवास की सुरक्षा के लिए है। इसका प्रबंधन एक संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाता है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में तिरुपदई मथारपुर संरक्षण रिजर्व देश में पहला संरक्षण रिजर्व है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों सही है यहाँ पे भी। 22 में गलत की पहचान करनी है। लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण तथा बाघ अभ्यारण्यों में और उसके आसपास रहने वाले जनजातीय लोगों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। देश में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया और शुरुआत में इस परियोजना के तहत 9 बाघ अभ्यारण्यों को शामिल किया गया था। जंगली हाथियों की जो मुक्त आबादी है, जो हाथी है उनकी आबादी वाले राज्यों की सहायता करने और उनके प्राकृतिक आवासों में हाथियों की पहचान या पहचानी गई व्यवहार्य आबादी के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। तो यहाँ भी आप देखेंगे गलत तो कोई नहीं है, ठीक है, तीनों सही हैं। 23 पे आते हैं, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा गलत होगा। माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम को जो है ये साइट्स संकल्प द्वारा अनिवार्य किया गया था और वास्तव में 2003 में दक्षिण एशिया में शुरू हुआ था। हाथी मेरा साथी भारत के वन्य जीव ट्रस्ट के साथ साझेदारी में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। हाथी मेरे साथी को 24 मई 2013 को दिल्ली में आयोजित हाथी 8 मंत्री स्तरीय बैठक में लॉन्च किया गया था। E8 देशों में भारत, बोट्सवाना, कोंगो गणराज्य, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड शामिल है ना। E8 कंट्रीज यानी एलिफेंट रिच कंट्री कह सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाथी मेरा साथी ये आया 2011 को, ठीक है। 24 में सही की पहचान करनी है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह के निकट वायुमंडल और क्षोभ मंडल के तापमान में औसत वृद्धि है जो वैश्विक जलवायु पैटर्न में परिवर्तन में योगदान कर सकती है। सूर्य की लगभग 30% ऊर्जा वायुमंडल, बादलों और पृथ्वी की सतह द्वारा सीधे अंतरिक्ष में परिवर्तित होती है। ग्रीन हाउस गैसों से तात्पर्य वायुमंडल के उन गैसीय घटकों से है जो प्राकृतिक और मानव जनित दोनों हैं, जो अवरत विकिरण को अवशोषित करते हैं और पुनः उत्सर्जित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वाष्पीकरण की दर को बढ़ाकर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ाती है। तो यहाँ आप देखेंगे चारों ठीक है, ठीक है, चारों सही है। क्वेश्चन 25 में सही की पहचान करनी है। मीथेन आर्द्रभूमि जैसे प्राकृतिक स्रोतों के साथ साथ प्राकृतिक गैस और प्राणियों से रिसाव और पशुधन पालन जैसी मानवीय गतिविधियों से भी उत्सर्जित होती है। नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र के हिस्से के रूप में वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूद है और इसके कई प्राकृतिक स्रोत भी हैं। और फ्लोरिनेटेड गैसें विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे कि एल्युमिनियम और अर्धचालक विनिर्माण तथा ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रतिस्थापन के माध्यम से उत्सर्जित होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा सही है। तो ये तीनों ठीक है। और दोस्तों NCERT के कोर्सेज और UPPCS की पूरी तैयारी के लिए हमारे बैचेस चालू हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के लिए प्री प्लस मेंस की संपूर्ण तैयारी अभी बहुत समय। अगर आप अभी भी से शुरुआत से जीरो से भी शुरुआत करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, पूरा आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ाना, फिर उसकी क्विज से प्रैक्टिस, फिर आपका आंसर राइटिंग, सब कुछ हम कराएंगे। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप कर सकते हैं ज्वाइन। पूरे नोट्स भी आपको मिलेंगे मेंस के, करंट अफेयर्स के। इसमें आपको गलत बताना है कौन सा यहाँ पे गलत होगा। वनाग्नि के कारण बायोमास जलने से वायुमंडल में फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड का उत्सर्जन होता है। सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम और हाइड्रोजन के आयनों से युक्त अम्लीय वर्षा गीले जमाव के रूप में गिरती है। मृदा में हाइड्रोजन आयनों और पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों के बीच आदान प्रदान के कारण पोषक तत्वों का रिसाव होता है जिससे मिट्टी बंजर हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कौन सा है। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन 27 में गलत बताना है। चूने का उपयोग से मछलियों में पारे के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। सीसा जो है गैल्वेनाइज्ड पाइप के क्षरण के माध्यम से कॉपर जिंक से या वितरण प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले कॉपर जिंक सोल्डर से पेयजल आपूर्ति में प्रवेश कर सकता है। भ्रूण और शिशु जो है पीने के पानी में सीसा संदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
समुद्री जल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयन बनाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कौन सा है भाई, तो यहाँ शीशा नहीं कैडमियम होना चाहिए था, ठीक है, कैडमियम। 28 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु जो है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बने होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अनुप्रयोग व्यापक और विविध है क्योंकि इसमें गैर संरक्षकता, गैर ज्वलनशीलता, कम विषाक्तता और रासायनिक स्थिरता आदि जैसे गुण हैं। वायुमंडल के किसी विशेष क्षेत्र में ओजोन की सांद्रता में कमी को ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है, तो ये तीनों सही है यहाँ पे। चलो 29 पे आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। सल्फ्यूरिक एसिड कण आणविक भंडारों से क्लोरीन को मुक्त करते हैं तथा प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन को निष्क्रिय रूप में परिवर्तित करते हैं, जिससे क्लोरीन भंडारों के निर्माण को रोका जाता है। प्रत्येक ब्रोमीन परमाणु क्लोरीन परमाणु की तुलना में 100 गुना अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट करता है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिक के ऊपर का वातावरण है जिसमें मूल रूप से वहां मौजूद ओजोन का लगभग 50% ही होता है। तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 30 में गलत की पहचान करनी है। आईपीसी की तीसरी आकलन रिपोर्ट 2001 में निष्कर्ष निकाला था कि जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादों में कमी के कारण सबसे गरीब देशों पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत में कुल वार्षिक वर्षा में ग्रीष्मकालीन वर्षा का योगदान लगभग 70% है और यह भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। 2020 तक जलवायु परिवर्तन के कारण 75 से 250 मिलियन लोग जल तनाव से प्रभावित होने थे और 2030 तक या 2030 के दशक तक मध्य दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में विशेषकर बड़ी नदी घाटियों में मीठे पानी की उपलब्धता कम होने का अनुमान है। तो यहाँ आप देखेंगे गलत कौन सा है, तो ये 2030 तक नहीं 2050 तक है। 31 में गलत बताना है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व वन्यजीव कोष यानी इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसने दावा किया था कि दुनिया के सबसे कमज़ोर प्राकृतिक क्षेत्रों में से 1/5 को प्रजातियों के विनाशकारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारत के जैवमंडल भंडार में मौजूद प्रवाल भी खारे पानी के प्रति संवेदनशील है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के तटीय राज्यों को समुद्र के स्तर में वृद्धि से गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है, जिससे भूमि में बाढ़ आ सकती है और तटीय बुनियादी ढांचे और अन्य संपत्ति को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। चलिए 32 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपने अध्ययन में संकेत दिया था कि बढ़ते तापमान के कारण अब नेपाल और भूटान जैसे देशों से पहली बार मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है प्रतिवर्ष लगभग 28 मीटर पीछे हट रहा है। पानी की मांग पर उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो तीनों यहाँ पे ठीक है। 33 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा भाई। कार्बन सिंक से संबंधित है। यह वह क्षेत्र होता है जो कार्बन को अवशोषित करता है। प्राकृतिक सिंक में जैसे महासागर, जंगल, मिट्टी आदि शामिल है और कृत्रिम सिंक में समाप्त हो चुके तेल भंडार, खनन ना किए जा सकने वाली खदानें आदि शामिल है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और संग्रहित करने की प्रक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग और घुलनशीलता ट्रैपिंग द्वारा पृथ्वी की उप सतह में प्रभावी ढंग से संग्रहित किया जा सकता है। आमतौर पर दोनों का संयोजन सबसे प्रभावी होता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है भाई। 34 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही है। ग्रीन कार्बन वह कार्बन है जिसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा हटाया जाता है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों और मिट्टी में संग्रहित किया जाता है और यह वैश्विक कार्बन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्लू कार्बन तटीय और जलीय और समुद्री कार्बन सिंक को संदर्भित करता है जो संकेतिक वनस्पति, समुद्री जीव और तलछट द्वारा धारण किया जाता है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या परमिट है जो 1 टन कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जित करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ कौन सा सही है, तो ये तीनों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 35 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही है। कोई संगठन जो अपने संगठन या गतिविधि के लिए स्वीकृत कार्बन उत्सर्जन के मानक स्तर से 1 टन कम कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन करता है उसे कार्बन क्रेडिट मिलता है। UNFCCC के तहत क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने
अपनी कंपनियों के लिए गैस उत्सर्जित मानदंड निर्धारित किए हैं जिन्हें 2012 तक पूरा किया जाना है। वहीं कार्बन टैक्स की बात करें, इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और उम्मीद है कि ऊर्जा के अन्य स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा इससे। तो यहाँ भी आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 36 में गलत की पहचान करनी है। भारत ने 30 जून 2009 को जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया था। भारत विश्व में निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अनुसंधान और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों तक पहुंच की वकालत करता है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन विश्व के औसत से काफ़ी नीचे है। और वहीं UNFCCC के लिए भारत के राष्ट्रीय संचार ने भारत में जलवायु मापदंडों में देखे गए कुछ परिवर्तन को समेकित किया है। तो यहाँ बहुत ही आसान था, ये 2008 था, ठीक है, ये गलत है। 37 में भी गलत की पहचान करनी है। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर पिछली शताब्दी में सतही वायु तापमान में लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुभव किया है। पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई है और ओडिशा में गिरावट। जलवायु परिवर्तनशीलता के अनुकूल पर वर्तमान भारत सरकार का व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% से अधिक है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल के उपयोग के लिए गैर परंपरागत तरीकों पर जोर दिया गया है, जिसमें अंतर बेसिन स्थानांतरण, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा खारे या समुद्री जल का विलवड़ीकरण किया गया है। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा गलत है। तो यहाँ 0.8 नहीं 0.4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 38 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। तटीय क्षेत्रों में HTL के 100 मीटर से 200 मीटर के बीच के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य है मलेरिया, कालाजार, जापानी और एन्सेफेलाइटिस, फाइलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की निगरानी और नियंत्रण करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम मौसम संबंधी आपदाओं के पीड़ितों को अनुदान सहायता प्रदान करता है तथा आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय सौर मिशन भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती का समाधान करते हुए पारिस्थितिकी रूप से सतत विकास को बढ़ावा देना है। देखिए, आपको कई बार ये मुश्किल लगते होंगे, पर इसमें क्या होता है, हम लोग इसका उद्देश्य रहता है आपको पूरे सिलेबस को फिर से रिवाइज कराने का, इसीलिए स्टेटमेंट ये दिए जाते हैं, है ना। नहीं तो हम लोग भी आपको एक एक लाइन उठा के दे दें, पर ये टेस्ट का उद्देश्य रहता है कि पूरे सिलेबस का आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई। तो यहाँ है पहला गलत, ये 200 से 500 मीटर की रेंज है, ठीक है। 39 में गलत बताओ। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। क्योतो प्रोटोकॉल को क्योतो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था एक जटिल अनुसमर्थन प्रक्रिया का कारण। यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ है। बाली मीट दिसंबर 2007 में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि के पक्षकार 190 देशों की बैठक थी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 40, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किस वर्ष की गई थी, ताकि दुनिया की सरकारों को दुनिया की जलवायु के बारे में स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 41 में गलत की पहचान करनी है। गन्ने की खेती की सतत गन्ना पहल पद्धति जो है SRI, इसमें अपनाए गए कम से अधिक सिद्धांतों में विकसित हुई है और इसे 2009 में WWF और आपकी ICRISAT कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है या सहयोगी परियोजना है। चावल गहनता प्रणाली 1980 के दशक में फादर हेनरी डी लोलानी द्वारा मेडागास्कर में अपनाई गई स्थानीय रूप से लाभप्रद चावल उत्पादन पद्धतियों के संश्लेषण के रूप में सामने आई थी। लैटराइजेशन वह प्रक्रिया है जो ऊपरी परतों से क्या करती है भाई, सेस्क्वी ऑक्साइड या सेस्क्वी ऑक्साइड ही कहोगे, इसके स्थान पर सिलिका को हटा देती है और इस प्रकार सेस्क्वी ऑक्साइड को सोलम में संग्रहित होने देती है। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है। 42 में सही की पहचान करते हैं। अंतर फसल में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन उन्हें मिश्रित नहीं किया जाता। जब 2 फसलें एक साथ उगाई जाती हैं तो दोनों फसलों की पैदावार इकाई क्षेत्र के आधार पर उनकी शुद्ध फसलों की पैदावार से अधिक पाई जाती है, जिसे सहक्रियात्मक फसल के रूप में जाना जाता है।
मिश्रित फसल बिना पंक्ति व्यवस्था के 2 या 2 से अधिक फसलों को मिलाकर उगाने को कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक है। 43 में गलत बताना है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में निहित उद्देश्यों को साकार करने के भारत के प्रयास से बाहर कर दिया गया था। हरित या राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के निर्माण को सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को या 21 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो भारत के नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सुनिश्चित करता है। तो यहाँ गलत देखेंगे आप, कोई नहीं है, तीनों ठीक है। 44 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें 26 धाराएं हैं और इसे 3 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक, केंद्र सरकार की समान शक्तियाँ, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम। अनुच्छेद 51A क्लॉज जी के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, इन सबका संवर्धन करे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। आसान है। यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में 26 सेक्शन है और कह सकते हो 4 चैप्टर है। कितने हैं? 26 सेक्शन, 4 चैप्टर है। एक चैप्टर मिसलेनियस का है, विविध कह सकते हो। 45 में गलत बताना है। पहली राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 1985 में आई है। राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम 2002 में शुरू किया गया, जिसमें देश के खराब वनों में वृक्षारोपण शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार 1976 में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। वित्त विधेयक 2010-11 में भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष का गठन किया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत। पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना आई है 1983 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 इसकी धारा 4 के अनुसार की गई है। चेन्नई में स्थित भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम की स्थापना 2003 में भारत की जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए हुई है। भारत सरकार ने 6 जून 2007 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके एक वैधानिक निकाय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। 47 में सही बताना है। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक कार्य योजना है। एजेंडा 21 वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर यूएन के संगठनों, सरकार और प्रमुख समूहों द्वारा हर उस क्षेत्र में की जाने वाली कार्रवाई का एक व्यापक खाका है जिसमें मनुष्य सीधे पर्यावरण को प्रभावित करता है। एजेंडा 21 21वीं सदी के लिए एक एजेंडा को संदर्भित करता है। एजेंडा 21 विश्वव्यापी मिशन वाला पहला दस्तावेज है जो सांस्कृतिक विकास के लिए शहरों और स्थानीय सरकारों द्वारा एक उपक्रम की नींव रखने की वकालत करता है। तो यहाँ विचारों सही हो जाएंगे। 48 में गलत की पहचान करनी है। जैविक विविधता पर अभिसमय एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अभिसमय है जिसके तहत पहली बार यह माना गया है कि जैव विविधता का संरक्षण मानव जाति की एक साझा चिंता है तथा यह विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। Rio+20 सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संक्षिप्त नाम है जो जून 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। जैव विविधता लक्ष्य मई 2022 में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 6ठे सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। तो यहाँ भी आप देखोगे कोई गलत नहीं पाओगे। 49 में सही बताना है। आयोडीन 131 विशेषकर बच्चों में थायराइड ग्रंथि को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। सीसा यानी लेड मनुष्य सहित पौधों और जानवरों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। पारा यानी मरकरी जलकायों में सबसे आम और सबसे जहरीला है और यह पानी में मोनोमिथाइल मरकरी के रूप में होता है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक। अगला कह रहे इसमें सही बताना है। इटाई डिसीज इज कॉज बाय कैडमियम पॉइजनिंग यानी ये कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज इन्फेंट, क्या नाम इसका, मेथेमोग्लोबिनिया, नाम देखो इसका भूल ही जाए आदमी, इसके रूप में जाना जाता है और मुख्य रूप से पीने के पानी में जो है नाइट्रेट्स के कारण होता है। और चीसो मिनमाता रोग, जिसे मिनमाता रोग के रूप में जाना जाता है, पारा विषाक्तता यानी मरकरी पॉइजनिंग के कारण होता है।
तो यहाँ भी आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरे इन्वायरमेंट के थोड़े से टफ लगे होंगे, पर पूरा इन्वायरमेंट आपका रिवीजन हो गया इससे, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी आपकी कवर हो गई जितना इन्वायरमेंट के चैप्टर रहते हैं। तो पूरी तैयारी के लिए हमारे नोट्स एससीएस के ज़रूर पढ़िए, उससे आप आंसर राइटिंग वो भी आपको सिखाएंगे, और ऐसे राइटिंग मेंस का पूरा मटेरियल, पूरी प्री प्लस मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं नंबर पे कॉन्टैक्ट करके।